हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल का क्विकली रिविजन करेंगे। आरवीएनएल ये भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। और वहीं अमेरिका ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में श्रीलंका के गवर्नर को प्रवेश पर बैन लगा दिया अपने देश में। व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 के लिए अब जाकर के दलाई लामा को दिया गया है। 1959 में ही मिला था, लेकिन 64 वर्षों के बाद इनको ले जाकर के अब दिया गया है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत भांडीवात। और मसाला ब्रांड केबीएम स्पाइसजेट की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई परिणीति चोपड़ा। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट में मेजबानी करने की घोषणा की है। तो मई 2023 में ये होगा मेजबानी क्वाड समिट होगी। और अमेरिकन स्टेट पेंसिल्वेनिया में दिवाली को ऑफिशियल छुट्टी के रूप में घोषित कर दिया गया है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम बदल करके सचिन तेंदुलकर के नाम पर कर दिया गया है। क्रिकेट के एक स्टैंड का नाम बदला गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम का नाम नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करने की घोषणा की है कि अक्टूबर 2023 में ये वहां पर करेंगे उद्घाटन, ठीक है। राष्ट्रीय खेल ये 37वां संस्करण होगा। 2023 इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड मिला नीली वेंदापुरी को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज के क्वेश्चंस। हाल ही में 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा हो चुकी है और फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गंगूबाई काठियावाड़ी को। ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीती है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, 68वां इस बार का संस्करण था। हुंडई जो है ना, ये टाइटल स्पॉन्सर था, इसलिए आपको ये हुंडई दिख रहा है, ठीक है। हुंडई जो है ये फिल्म फेयर अवार्ड का टाइटल स्पॉन्सर था। जैसे आप आईपीएल का नाम बोलने से पहले टाटा आईपीएल बोलते हो, तो टाटा का मतलब हुआ ये, टाटा आईपीएल का मतलब हुआ टाटा जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर है, ठीक है ना, जो टाइटल को स्पॉन्सर करे। तो देखो हुंडई ने इसको टाइटल स्पॉन्सर किया। बाकी यहाँ पर पुरस्कार विजेताओं में बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गंगूबाई काठियावाड़ी को। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड मिला बधाई 2 को। बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में राजकुमार राव को मिला है बधाई 2 मूवी के लिए ही। और बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ठीक है। तो बेस्ट एक्ट्रेस या कहें बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी, अब तो यहाँ पर बेस्ट एक्टर फीमेल और बेस्ट एक्टर मेल कहा जाने लगा है, ठीक है। तो बेस्ट एक्ट्रेस नहीं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और वहीं बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का संजय मिश्रा को मिला है वध मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए भूमि पडनेकर और बधाई 2 के लिए। और तब्बू को भूल भुलैया 2 के लिए। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम को ब्रह्मास्त्र के लिए दिया गया है। और एक और जो इम्पोर्टेंट है इसमें से वो ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला प्रेम चोपड़ा को, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट हैं अवार्ड उनको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इनको आप याद कर लीजिएगा, इसके बाहर वाला नहीं पूछा जाएगा। होस्ट इस बार सलमान खान, आयुष्मान खुराना और मनीष पाल तीनों थे। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ, 68वां इस बार का संस्करण था, ठीक है। इस पर एक मैं आपको वीडियो भी देने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो आज दिन में हो सकता है आ जाए, जिसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से होगा। ये पूरा फिल्म फेयर कवर होगा, फिल्म फेयर का इतिहास, कब से शुरू हुआ, क्या कुछ हुआ, सारा कुछ उसमें रहेगा। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा, जिससे उसको आप लास्ट टाइम पर भी जैसे कि एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार देख करके जा सकते हो। अगला, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों अभी विरासत महोत्सव या कहें हेरिटेज फेस्टिवल, ये आयोजित किया गया गोवा में। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है गोवा हेरिटेज फेस्टिवल, ये शुरू हो चुका है और 3 दिनों तक चलेगा, 28 से 30 अप्रैल तक, 28, 29 और 30 अप्रैल तक सालीगांव गोवा में आयोजित किया गया। और विरासत महोत्सव जो है वहाँ का पारंपरिक महोत्सव है, जहाँ पर वहाँ के कल्चर को, वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। गोवा में गोवा आया है, गोवा के बारे में हम लोग आज फिर जानेंगे। कल भी हम लोगों ने गोवा के बारे में बात किया था। अच्छा, कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे अंसी नेशनल पार्क को लेकर के। देखिए आपका कमेंट करना बिल्कुल जायज है। अंसी नेशनल पार्क एक्चुअली में ना यहाँ पर गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर ही है।
तो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर होने की वजह से आपको कहीं कहीं पर कर्नाटक दिखेगा अंशी नेशनल पार्क की कर्नाटक में है, और कहीं कहीं दिखेगा कि गोवा में है। तो बिल्कुल इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी ऑप्शन दिया जाएगा दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा। अगर दोनों एक साथ दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम पार्ट जो है ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। मैक्सिमम पार्ट कर्नाटक में पड़ता है तो इसलिए कर्नाटक आप लगा देंगे। वैसे ये बहुत ही रेयर केस में होगा, अन्यथा अगर गोवा केवल दिया है ऑप्शन में तो आप अंशी नेशनल पार्क गोवा लगा देंगे, अगर कर्नाटक दिया है तो केवल कर्नाटक लगा देंगे, ठीक है। भगवान महावीर नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं, और राजधानी इसकी पणजी होती है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये रहा छोटा सा। ये महाराष्ट्र से और कर्नाटक से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। जिलों की संख्या 2 है। विधानसभा में सीटें 40 हैं, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीट है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 आयोजित किया गया? तो अजय वॉरियर 2023 दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में किया जाता है। देखो मैंने आपको बताया था एक बार कि वॉरियर जहां जुड़ जाए तो समझ लीजिए यूके है। वॉरियर जैसे कि कोबरा वॉरियर, एक होता है कोबरा वॉरियर, जो कोबरा वॉरियर वो भी यूके कराता है। लेकिन ध्यान रखिए कोबरा वॉरियर्स जो है ना, ये एक मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी इसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। जबकि अजय वॉरियर जो होता है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में ही होता है। भारत और ब्रिटेन के बीच में एक अभी कोंकण हुआ था, कोंकण अभ्यास याद होगा ना आपको, कोंकण हुआ था तो अरब सागर में, तो ये भी होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में ही। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जो अजय वॉरियर हुआ है एक्सरसाइज, ये 2 सप्ताह तक चलेगा, 27 अप्रैल से शुरू होकर के 11 मई तक यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी प्लेन्स में आयोजित होगा, और इस बार का ये 7वां संस्करण है। पिछला संस्करण जो छठा था वो उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था 2021 में। अच्छा एक चीज और, ये द्विवार्षिक होता है, द्विवार्षिक, द्विवार्षिक बोले तो 2 वर्षों में एक बार, ठीक है ना, अजय वॉरियर। अब कुछ और जो सैन्य अभ्यास जो रिसेंटली हुए हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बालिकतान अभी हुआ था एक्सरसाइज, ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ था। एक्सरसाइज कवच अभी आयोजित हुआ था, ये भारतीय नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक के बीच में अंडमान और निकोबार में हुआ था। ध्यान रखिएगा त्रिशक्ति कमान, भारत की पहली और इकलौती त्रिशक्ति कमान कहाँ पर है? त्रिशक्ति कमान कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में। सेलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, कोलंबो में। कोंकण, यही मैं अभी बात कर रहा था, ब्रिटेन की रॉयल नेवी और इंडियन नेवी के बीच में अरब सागर में हुआ, कोंकण तट पर। फ्रीडम शील्ड, ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ। ला पैरोस, ये याद रखिएगा, ला पैरोस आपसे पूछा जाएगा। ये द्विवार्षिक ये भी है और बहुपक्षीय है, हिंद महासागर में आयोजित हुआ, 3रा संस्करण था। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये सिंगापुर में हुआ, जोधपुर में, भारत और सिंगापुर के बीच, जोधपुर राजस्थान में हुआ, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फ्रिंजेक्स, फ्रिंजेक्स यानी कि फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, तो ये फ्रांस और भारत के बीच में हुआ एक्सरसाइज, तिरुवनंतपुरम केरल में। क्लियर? अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने भी एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। एयर एम्बुलेंस क्या है? देखो एम्बुलेंस तो आप जानते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जब मरीज को इमरजेंसी में हॉस्पिटल तक पहुंचाना होता है तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, या फिर एक हॉस्पिटल से किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है तब एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कभी कभी केसेस इतने क्रिटिकल आ जाते हैं कि मरीज को जल्द से जल्द पहुंचाना होता है बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ऐसे में जहां पर बड़े हॉस्पिटल्स ज़्यादा नहीं उपलब्ध होते हैं, बड़ी सिटीज़ तक ले जाना होता है मरीजों को, गंभीर बीमारी से जो पीड़ित होते हैं, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई बड़ी पर्सनालिटी है, तो इसके लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई। अब एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला राज्य झारखंड नहीं है, झारखंड में पहली बार ये एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इससे पहले भी कई राज्य ऑलरेडी ये शुरू कर चुके हैं, और अब अभी के केस ये है कि ऑल इंडिया भर में अगर कहीं पर भी कोई मंत्री हो या कोई बड़ी पर्सनालिटी हो जिसका कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो वहां तक एयर एम्बुलेंस सेवा जो है वो पहुंच सकती है। फिलहाल यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार ने रांची और 6 अन्य केंद्रों पर एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है, ठीक है। रांची वहाँ की कैपिटल है झारखंड, तो वहाँ के हॉस्पिटल्स के लिए भी ये अवेलेबल होगा सुविधा। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किसने किया था, किस राज्य ने, तो आप बताएंगे कर्नाटक ने।
और अगर आपसे पूछा जाए ग्रामीण इलाकों से गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना, तब आप उड़ीसा बताएंगे। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना। आगे देखते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड देखोगे आप इंडिया के मैप में, ये रहा झारखंड। ये बिहार से अलग हुआ था। बिहार से अलग हुआ था कब? ये 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, ध्यान रखना। देखो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर को, 9 नवंबर सन 2000 को। इससे पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड ये उसके 8 दिन बाद अलग हुआ, 8 दिन बाद अलग हुआ। फिर उसके 6 दिन बाद ये 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हुआ। यहाँ पर छत्तीसगढ़ बना था 26वां राज्य और ये उत्तराखंड बना था 27वां राज्य, 28वां राज्य बना था झारखंड। ठीक है, बिहार से अलग हुआ था ये। तो अपना बॉर्डर अभी किससे किससे शेयर करता है ये? वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से शेयर करता है। यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से, और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर बने हैं। झीलों की संख्या की बात करें, झीलों की बात करें तो हजारीबाग झील है, राजा तालाब है, तोपचांची झील है। नेशनल पार्क में बेतला नेशनल पार्क है, पलामू है, हजारीबाग है। इसके अलावा लोक नृत्य में संथाल, झूमर, पाइका, फगुआ, छाऊ, भाजा, सरहुल ये सभी मनाए जाते हैं। क्लियर? बैद्यनाथ मंदिर यहीं पर है, जमशेदपुर, रांची ये सभी प्रमुख स्थल हैं। जिलों की संख्या 24 है, विधानसभा में 81 सीट, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 सीट जाती है यहाँ से। राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है कोयल और राजकीय पुष्प है पलाश। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, इसका विमोचन किया गया? दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है शशि शेखर वेम्पति ने। शशि शेखर वेम्पति जी ये प्रसार भारती के पूर्व सीईओ थे। यहाँ पर आप देख पाओगे द प्रिंट का आर्टिकल है आपके सामने, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ए बुक बाय फार्मर प्रसार भारती सीईओ शशि शेखर वेम्पति। ये डॉक्यूमेंट किए हैं पीएम मोदी के मन की बात का प्रोग्राम का। मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है और इस पर दोस्तों बहुत सारे इवेंट्स होंगे। इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये जो 100वां एपिसोड है ये 30 अप्रैल को ब्रॉडकास्ट होगा। 30 अप्रैल 2030 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का जो प्रोग्राम है उसका 100वां एपिसोड होगा। तो इसका जो मेन पॉइंट है, मेन चीजें हैं, उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया है इन्होंने। किसने? शशि शेखर वेम्पति जी ने। ठीक है, जो कि प्रसार भारती के पूर्व सीईओ हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। क्लियर? 30 अप्रैल की डेट आप याद रखेंगे। मन की बात की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। 2014 में दोस्तों 3 अक्टूबर को इन्होंने पहली बार किया था। 3 अक्टूबर में महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन के बाद 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया था। रेडियो के माध्यम से ये जनता से जुड़ने के लिए, जनता को अपनी बातें बताने के लिए ये शुरू किए थे और अब इसका 100वां एपिसोड है। अच्छा, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने बताया था इस पर एक 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा। ठीक है ना, 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अगला, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना? तो ये बन गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान को एडीबी द्वारा सबसे ज्यादा धन प्राप्त हुआ है। एडीबी की एक वार्षिक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि कितना वित्त पोषण किसके लिए, किस देश को किया है एडीबी ने। उसमें सबसे ज्यादा वित्त पोषण यानी कि फाइनेंशियल फंडिंग जो की गई है वो पाकिस्तान को की गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक फ्लड भी आया था, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। ठीक है, याद होगा आपको। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ये बाढ़ प्रभावित हुआ था और यहाँ का इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले से चल ही रहा है, ऊपर से वो भी हो गया था। तो इसको लेकर के एडीबी ने यहाँ पर फंडिंग की थी। कितना? 5.58 बिलियन डॉलर का, 5.58 अरब डॉलर का ऋण एशियाई विकास बैंक से पाकिस्तान को मिला था। अब कितना वो लोग यूज किए वो अलग की बात है, बात की बात है कितना बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिया गया या कितना डैम या प्रोजेक्ट बनाए गए या बनाए जाने की बातचीत चल रही है, वो सब बात की बात है। फिलहाल तो ये है कि सबसे ज्यादा पैसा लेकर के पाकिस्तान गया है। ठीक है, एडीबी से। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशिया के इसमें 68 देश जुड़े हुए हैं। अब 68 देशों को अभी भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है या कुछ ऐसे आपदा आ जाती है, तब फिर एडीबी से मदद मांगते हैं। ठीक है, ये लोग
इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस में है। 1966 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं मसात्सुगु अस्कावा। अच्छा, आप लोगों के लिए ये जो लास्ट 7 मंथ की ई बुक तैयार की गई है, लास्ट 6 मंथ तो लिखा है लेकिन अक्टूबर से अप्रैल तक का इसमें कंटेंट डलवाया गया है। तो इस ई बुक को अगर आपने नहीं लिया है तो एक बार जरूर लेकर के चेक करें। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर आज मैं इसका एक रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा, जिससे आप देख पाओगे कि क्या क्या चीजें इसमें है। चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल कंटेंट है। हर एक चैप्टर मतलब आप महोत्सव, मेले, योजनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, पुस्तकें, लेखक, सैन्य अभ्यास, इसके अलावा कौन क्या है, नियुक्तियां, निधन, हर एक चीज है। बैंकिंग, ठीक है, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, महोत्सव, मेले, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं और बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट भी दिए गए हैं। ये सब को आपको सिर्फ और सिर्फ 59 रेट्स में मिल रहा है। वैसे हमारी मंथली ई बुक जो होती है वो 20 रुपए की 1 महीने की होती है, लेकिन यहाँ पर 7 महीने का कंटेंट आपको सिर्फ 59 में दिया जा रहा है। तो ये आपको मिल जाएगा एमजीटी ऐप पर, जाकर के इसे परचेज कर लें और अभी से इसकी पढ़ाई शुरू कर दें आप। अगर आप पिछले 7 महीनों का अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, और यकीन मानो इसके बाहर से कोई सभी कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा करंट अफेयर का। और जानकारी के लिए व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एशिया का पहला मॉक्सी लेजर लॉन्च किया? तो दोस्तों डॉक्टर मोनिसा कपूर, ये बहुत ही फेमस सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है। इन्होंने एशिया का पहला मॉक्सी लेजर लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए, रिनोव्ड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोनिसा कपूर लॉन्चेस एशियाज फर्स्ट मॉक्सी लेजर। ये अपने क्लिनिक में लॉन्च की हुई है। इनका क्लिनिक है नई दिल्ली में। मॉक्सी लेजर क्या होता है? अगर किसी के चेहरे पर कोई दाग धब्बे हैं या चेहरे का शेप बदल गया है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, कभी-कभी होता है कि जल जाता है चेहरा या फिर कोई घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, तो ऐसे में चेहरे की कराई जाती है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी ये करने के लिए मॉक्सी लेजर लॉन्च की है। और ये मॉक्सी लेजर जो होगा, ये व्यक्तिगत लेजर उपचार होगा, निशान को कम कर सकता है, पूरी तरीके से खत्म नहीं लेकिन कम कर सकता है, ठीक है। और रंजकता को कम कर सकता है, महीन रेखाओं, झुर्रियों, इन सबको दूर कर सकता है, बूढ़ों को जवान दिखा सकता है। तो ये जो है प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोनिसा कपूर ने लॉन्च किया है। क्लियर? अगला, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो आईआईटी कानपुर ने अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आईआईटी कानपुर का C3I हब जो प्रोग्राम है, इसने लॉन्च किया है ये साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके तहत साइबर सुरक्षा के प्रति लोगों को स्किलफुल बनाया जाएगा, लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, साइबर से सिक्योर कैसे रहें। साइबर क्या है? मतलब आप समझो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हैकिंग वगैरह होती है, जो भी धोखाधड़ियां होती हैं, वो साइबर सिक्योरिटी के तहत ही उनको बचाया जाता है। वो जो धोखाधड़ियां होती हैं उन्हें साइबर क्राइम कहते हैं, और साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो ये जो इवेंट आयोजित किया गया, इसके मुख्य अतिथि थे विजय संपाला जी, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर आईआईटी टर्म आया है, तो आईआईटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो पिछले दिनों में आए थे चर्चे में। जैसे अभी आईआईटी मद्रास के बारे में मैंने आपको बताया था कि तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। वैसे भारत में टोटल 23 आईआईटीज हैं, ये भी ध्यान रखना। और पहली बार भारत विदेश में कहीं पर आईआईटी खुला तो वो दुबई में खुला है। इसके अलावा आईआईटी हैदराबाद ने डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया आईआईटी हैदराबाद में। और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दोस्तों दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। ये भी लैक्टोमीटर वाला ही काम करेगा। और भारत में आईआईटी बॉम्बे को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कैटेगरी में पहला स्थान दिया गया है। और वहीं आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक जीवाणु रोधी अणु IITR 00693 नाम से एक नए जीवाणु रोधी अणु की खोज की है, ठीक है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का पहला जो आईआईटी है, ग्रीन आईआईटी है, वो आईआईटी धारवाड़, इसका भी उद्घाटन किया है। ये भारत का पहला ग्रीन आईआईटी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला ग्रीन आईआईटी कहाँ पर है? धारवाड़ में, ओके, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज कौर सिंह का निधन हो गया, वो निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित थे? तो भारतीय प्रसिद्ध मुक्केबाज कौर सिंह, इनका निधन हो गया है। जिन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री दोनों ही पुरस्कार मिल चुके थे। उपरोक्त दोनों आप यहाँ पर ऑप्शन में लगा देंगे। देखो ये इकलौते ऐसे मुक्केबाज थे दोस्तों
जिन्होंने मोहम्मद अली के साथ फाइट करी थी। तो मोहम्मद अली जो कि दुनिया के महान बॉक्सर रहे हैं, उनसे इनकी फाइट हुई थी एक बार, ठीक है। और ये इकलौते इंडियन हैं जिन्होंने उनसे फाइट किया था। 1980 में 4 राउंड में प्रदर्शनी मैच इन्होंने लड़ा था। फिलहाल 1982 में नई दिल्ली में एशियन गेम्स आयोजित हुआ था और उसमें हैवीवेट मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। इसी के बाद 1982 में ही इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया और फिर 1983 में आगे चल करके इनको भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी दिया गया। क्लियर? तो पद्मश्री से सम्मानित कौर सिंह जी का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को। ये इसलिए मनाया जाता है जिससे लोग कार्यस्थलों पर जहां पर काम करते हैं वहां पर सेफ रह सकें, वहां पर हेल्दी रह सकें। कार्यस्थल बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे कि खदानों में कुछ लोग काम करते हैं मजदूर, कुछ लोग नीचे जाते हैं खदानों में काम करने, तो बहुत बार गैसें निकलती हैं, वहां पर बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, भूस्खलन हो जाता है। तो ऐसे डेंजरस सिचुएशन में, जो खतरनाक स्थितियां हैं, वहां पर कैसे सेफ्टी बरती जाए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जो मजदूर, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, अगर मान लो उनको कुछ हो जाता है तो मुआवजा कैसे पहुंचाया जाए, इन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये आईएलओ के द्वारा मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये इसकी थीम इस बार रखी गई है, पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्दी कल्चर। क्लियर है? तो कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विश्व दिवस। अच्छा, आईएलओ के द्वारा एक और दिवस मनाया जाता है 1 मई को, जो कि आने ही वाला है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस है, तो बाकी भी दिवस आप देख लो अप्रैल महीने के अभी तक जो भी आए हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इसका। ओके, तो वीडियो यहीं पर करते हैं एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो भारत है 42वें पर। भारत में कुल कितने आईआईटी हैं? 23 आईआईटी संस्थान हैं। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, और रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में जो भी पता हो आप डिटेल में जरूर बताइएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, इनके बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। और इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। और ये हमारे कुछ पेड बैचेज हैं जो चल रहे हैं, रनिंग बैचेज हैं, इनको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।